नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि हम नए एपिसोड में आपके लिए इस बार जो टॉपिक्स लेके आए हैं नीट क्वांटम बूस्टर सीरीज में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों जैसे कि आप जानते हो एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है जो नीट में आता है। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आए थे। तो आइए, ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले क्वेश्चन के साथ। आइए बच्चों, जैसे आप देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार जेईई मेंस के एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये कह रहा है कि एक लेंथ है ऑफ अ गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%। कह रहा है कि आपके पास एक तार थी, एक वायर थी, उसकी लेंथ को 100% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, ड्यू टू दैट द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो, जब भी आप कोई वायर है, वायर को खींचोगे लेंथ तो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो भाई पतली हो जाएगी, डायमीटर कम होगा। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, आप सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मुला लिखो। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला क्या होता है जल्दी से बताइए, रो एल बाई ए होता है। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, लेंथ दे रखा है। ठीक है, सीधी सी बात है, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा क्योंकि डायमीटर कम होगा। तो आप क्या करो, एरिया भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है, आप क्या करो, है ना, आप इसको कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम के टर्म्स में। कैसे, आप यहां पे एल और एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे कर लोगे तो देखो यहां बन जाएगा रो एल का स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, एल के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से अपन कर लेंगे, चाहे तो परसेंटेज चेंज बड़ा हो या छोटा हो, इसको आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि 100% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा है तो इसमें एरर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें फॉर्मुला लगेगा नॉर्मल वाला। तो आप देखोगे पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रो लेंथ कितनी थी एल स्क्वायर और वॉल्यूम को नीचे वीओएल लिख लो, वॉल्यूम। ठीक है, नई वाली रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। नई वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, रो लेंथ को बढ़ा दिया 100% से, तो पहले तो एल थी वही 100% थी और 100 से और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल कितनी हो जाएगी, 2L, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप ले सकते हो इक्वल टू आर। तो यहां देखो, यहां 4 बनेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहां पे कितना बन जाएगा, 4R। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। तो परसेंटेज चेंज बच्चों कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो जो आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते रहते हैं। एक इनफाइनाइट सर्किट आपको दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस बतानी है, इक्विवेलेंट कितनी रेजिस्टेंस होगी। इस टाइप से आप देख सकते हो, आर 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 आर, इस टाइप से आप देख सकते हो ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों क्या करते हैं, हम यहां पे ये देखते हैं कि क्या चीज रिपीट हो रही है, कौन सा सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखोगे ये आर था, ये आर था, ये आर था। अब आगे देखो, जैसा यहां पे आर 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 था वैसे यहां बन रहा है कि नहीं, बताओ, वैसे ही आगे बन रहा है। तो आप बोलोगे यार ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये बार बार रिपीट हो रही है, ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आप इसको इन्फिनिटी से सॉल्व करते करते आएंगे, क्योंकि यहां पे आप बोल सकते हो इनफाइनाइट सेक्शंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से सॉल्व करते करते आएंगे और ये जो मैंने गोला लगाया इसको एक को छोड़ देंगे, है ना, और इन्फिनिटी से सॉल्व करते 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 हम x मान लेंगे, ऐसा कुछ। ये देखो, ठीक है, हमने क्या किया, हम यहां से सॉल्व करते 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 आए और एक सेक्शन को छोड़ दिया और इक्विवेलेंट कितना मान लिया, x मान लिया। ये कितना था, r था, ये कितना था, r था, ये कितना r था, ये पॉइंट आपका a था और ये पॉइंट आपका क्या था, b था। अब अपन को क्या करना है, देखो यहां से यहां तक तो इन्फिनिटी सॉल्व करते करते यहां तक तो x हो गया, ये दोनों किसमें थे, पैरेलल में थे। तो कितना आएगा आंसर, आ जाएगा XR अपॉन x प्लस r, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो तो ये 2R इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्योंकि सेक्शंस यहाँ पे इतने सारे हैं, यहां से यहां तक अगर आप देखो तो इनफाइनाइट से आ रहे थे, इनफाइनाइट सेक्शंस तो थे। इनफाइनाइट में अगर एक और सेक्शन जोड़ दोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर अभी भी वही आएगा, आंसर अभी भी x आएगा। तो आप लिखोगे XR अपॉन नीचे कितना आएगा, x प्लस आर इज इक्वल टू x माइनस 2R, ये बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, देखो XR इज इक्वल टू x माइनस 2R इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस आर। तो ये बन जाएगा XR इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस XR
माइनस 2XR माइनस 2R², ऐसा बन जाएगा कि नहीं बताओ? तो बन जाएगा x², ठीक है। XR और XR ये तो कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। XR XR कैंसिल हो गया, ठीक है। x² माइनस 2XR माइनस 2R² इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से, कितना, x² माइनस 2XR माइनस ऑफ R² माइनस ऑफ 2R² ऐसे इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार आंसर्स को देखें तो आंसर इस टाइप से कुछ आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए अपन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4a, और यहाँ कितना हो जाएगा c अपॉन नीचे कितना आएगा 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2r प्लस माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला जो है इससे तो बड़ा ही होगा, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती है, तो हम यहाँ पे प्लस वाला लेंगे। यहाँ देखोगे 8 और 4, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √3 प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा r, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस 1 इंटू r, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, अपना आंसर ये वाला करेक्ट होगा, √3 प्लस 1 इंटू r, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट से आपको सॉल्व करते करते आना है, एक सेक्शन को छोड़ देना है, फिर इसको भी ले लेना है सीरीज पैरेलल में, और इसका भी आंसर x कर देना है, तो हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट अ वायर इज जॉइनिंग पॉइंट्स B एंड D। ये आपको एक वायर दिख रही होगी, द करंट इन दिस वायर। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस में भी आ चुका है ना, कुछ साल पहले, और इस साल नीट में भी आया था, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। काफी बच्चे तो यहाँ पे आंसर 0 दे देते हैं। कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में हमेशा करंट 0 नहीं होता, 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, ये दोनों 1 और 4 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। क्योंकि ये एंड और ये एंड, यहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है, ये दोनों आप देख सकते हो, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। इनके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा, तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो 1 और 4 का निकाल सकते हो। 1 और 4 का कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 और 4 का पैरेलल में करोगे तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा। 2 और 6 का निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 2 और 6 का निकालोगे तो कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना आएगा 6/5, तो ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया, 20 वोल्ट, ऐसा कुछ हो गया, देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके यहाँ तक पहुंच गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें करंट निकालना है, ठीक है। आप क्या यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हो, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी V1, और यहाँ कितनी होगी बताओ, V2। V1 V2 निकाल सकते हो। V1 V2 कैसे निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में हो गए अब, ठीक है। ये दोनों अब किस में हो गए, सीरीज में, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, किसके रेशियो में, R के रेशियो में। तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना आएगा, 4/5 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 10/5 इंटू 20, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया। V1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 वोल्ट्स। तो V2 कितना आ गया, V2 की वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 वोल्ट्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 वोल्ट्स, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज मेरे पास आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रही है V1 कितनी बन रही है, 8 वोल्ट्स, और यहाँ कितनी बन रही है, 12 वोल्ट्स। ये आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आप क्या करो, करंट निकाल लो। करंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 8 है तो यहाँ भी 8 होगी। यहाँ करंट निकाल सकते हो, यहाँ करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट क्या होता है, V/R। तो यहाँ करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर। यहाँ करंट निकाल सकते हो, यहाँ करंट कितना होगा, वोल्टेज 8 थी और रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 थी, तो करंट कितना होगा, V/R। तो यहाँ करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। यहाँ रेजिस्टेंस कितनी थी, 12, और यहाँ वोल्टेज कितनी थी, 12, और रेजिस्टेंस कितनी थी, 2। तो यहाँ करंट निकालोगे, यहाँ कितना आएगा, 6 एम्पियर। देखो यहाँ से 8 आ रहा था, आगे 6 गया, तो नीचे कितना जाएगा, नीचे 2 एम्पियर चली जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने वोल्टेज निकाली है, वोल्टेज की मदद से मैंने करंट निकाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यही निकाल सकते हो, और इस वोल्टेज की वजह से यहाँ आप करंट निकाल लो। यहाँ 8 था, यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ नीचे कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ऐसे करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टर 2 ओम इज, द करंट थ्रू द रेजिस्टर 2 ओम इज, मतलब यहां से आपको पूछ रहा है कि इस रेजिस्टर में जो करंट है ना, यहाँ पे जो करंट है, मान लेते हैं करंट की वैल्यू I है, तो आपको ये बताना है,
ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टर ना 2 ओम वाला कह रहा है भाई इसमें करंट बताओ, और इस टाइप से एक आपको नेटवर्क दे रखा है। अब देखने से भाई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सीरीज पैरेलल नहीं लग रहा। देखो यहां से जब करंट आएगा तो आप देखोगे करंट करंट बटेगा कि नहीं, करंट यहां बटेगा और यहां बटेगा। अगर आप ढंग से देखो, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ये 1 था, ये 2 था, रेशियो कितना हुआ 1/2। यहां देखो, यहाँ 2 था, ये 4 था, यहां भी रेशियो कितना हुआ 2/4, मतलब 1/2। यार यहां भी रेशियो 1/2 है, यहां भी 1/2 है, 1/2 1/2 सेम है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे बना सकते हैं, देखो दोबारा से ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। इसको आपने हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको भूल जाओ आप, इसको हटा दिया। तो 1 और 2 किस में हो गए, सीरीज में। 1 और 2 का कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 2 का कितना हो गया 3, ये 3 हो गया, है ना। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये 1 और 2 का कितना हो गया 3 हो गया, और इनका कितना हो गया 2 और 4, इनका 6 हो गया। तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 और 3 का 2, क्योंकि पैरेलल में होंगे। तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो यहां बन जाएगा 2, यहां बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6, यहां 2, यहां 10, यहां 12, और यहां कितना हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। दोबारा से बता देते हैं, देखो 1 और 2, इसका कितना हो गया 3 हो गया, इसका कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 2 हो गया। अब दोबारा से देखो, ऐसा कुछ बन रहा है 2 और 6, है ना। यहां से करंट आएगा, कितना आएगा आई, और इधर इधर बढ़ जाएगा। रेशियो कितना था 2 और 6 का 1/3, और यहां कितना था, यहां भी 1/3। एक और बार व्हीटस्टोन बना, ये मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। आप क्या करेंगे, देखो देखो ये वाला हट गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 6 हो गया, 6 और 12 कितना हो गया, 6 और 12 कितना हो गया भाई, ये सीरीज में 18 हो गया, ठीक है। तो 18 हो गया ऐसे, ठीक है। ये कितना था 6.5, ये कितना था 2 ओम, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 18। अब दोनों के दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कितना हो गया 24, या कितना आएगा 4, मतलब कितना आएगा 9/2 हो गया, 9/2, 9/2 मतलब कितना हो गया, अगर आप देखो तो ये हो गया 4.5 ओम हो गया। तो ठीक है, तो इन दोनों का हो गया 4.5 ओम, 4.5 और 2 सीरीज में हो जाएगा। तो करंट कितना होगा, आप बोलोगे 6.5 तो बैटरी थी, ये 4.5 था, ये 2 था, तो 6.5 अपॉन 6.5, करंट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 1 एम्पियर हो गए। मतलब यहां से जो करंट फ्लो करेगा कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर है। यहां 2 बार व्हीटस्टोन ब्रिज बना, इस टाइप का क्वेश्चन था, और 2 बार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था। एक बार 8 ओम वाला हटा, और इसको सॉल्व जब किया उसके बाद ये 10 ओम वाला हटा। तो उस टाइप से फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके आपका आंसर बहुत ही प्यारा 1 एम्पियर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर का क्वेश्चन है। अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ये एक बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी है, इसको मार्क कर लेते हैं। इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन। इन ऑर्डर द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या भी आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम पावर में आप याद करो, आपने इस टाइप से कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आर था, ये स्मॉल आर था, ये बैटरी ईएमएफ ई की थी। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ा होगा कि मैक्सिमम पावर तब आती है जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस जब बराबर होते हैं। तो देखते हैं क्या अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। देखते हैं, बताओ ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, और सिमिलरली ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो ये बैटरी बन गई, ठीक है। बताओ ये कितना हो गया 2R, ये कितना हो गया R। ठीक है, 2R कैसे, ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, ये R हो गया, ये कितना हो गया 6R। वैसे ये देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये कितना हो गया, ये 2R हो गया। ठीक है, यहां कितना हो गया, ये 4R हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ 4R हो गया, और इस टाइप से ये आपका सर्किट हो गया ऐसे। ठीक है, ये बैटरी कितने की थी, बैटरी
अच्छा बैटरी को कुछ नहीं दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, इसको ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ हो गया। अब आप ढंग से देखो, दोबारा से आपको यहाँ पे एक चीज याद आएगी, है ना, जो आपने पढ़ी है, व्हीटस्टोन ब्रिज, आर और 2r रेशियो कितना आ गया 1/2। यहाँ देखो 2r और 4r कितना रेशियो आ गया 1/2। तो ये वाला जो है, ये बीच वाला क्या हो जाएगा, तो हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा। तो r और 2r बेसिकली ये किसमें हो गए, ये सीरीज में हो गए, और 2r और 4r ये भी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो ऊपर वाला हुआ 3r, नीचे वाला कितना होगा 6r, तो 3r और नीचे वाला कितना हो गया 6r, तो 3r इंटू 6r अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 9r, तो r और r तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया भाई 2r हो गया। आंसर कितना हो गया 2r, मतलब आपने इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाला तो 2r आ गया। ठीक है, तो आपका जो सर्किट है वो ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया। इस टाइप से, ये स्मॉल r था, ये 2r था, और ये बैटरी की ईएमएफ E थी। तो आप बोल सकते हो यार मैक्सिमम पावर तब आएगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होते हैं। इंटरनल कितना था स्मॉल r और एक्सटर्नल कितना था 2r, तो ये आएगी मैक्सिमम पावर जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो r की वैल्यू 2r होनी चाहिए। ठीक है, और r की वैल्यू कुछ दे रखी है, वैल्यू ऑफ r निकालनी है आपको। ठीक है, r की वैल्यू आपको निकालनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 4 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 4 ओम दे रखी है, तो 4 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो r की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप पढ़ चुके हो, काफी बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरनल और एक्सटर्नल जब रेजिस्टेंस बराबर होती है तब पावर मैक्सिमम होती है, और एक्सटर्नल जो है वो अपन ने कैसे निकाला, इसको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, कितने का आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज था तो ये 2r आ गया, तो एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर कर दिया और उससे अपनी वैल्यू आ गई। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक पावर का क्वेश्चन है, क्योंकि हीटर आ गया है वर्ड, तो पढ़ते हैं इसको, बहुत ही लंबा चौड़ा लिख रखा है। हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड अप ऑफ वायर ऑफ लेंथ l एंड डायमीटर d। ठीक है, एक हीटर है और उसमें एक वायर है, उसकी वायर की लेंथ l थी और डायमीटर कितनी थी, d थी। इट टेक्स 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। ठीक है, हीटर किस काम आता है, बेसिकली पानी गर्म या कोई भी चीज को गर्म करने के काम आता है। तो हीटर में जब करंट पास होगा, ठीक है, तो होगा क्या, हीटिंग इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, है ना। और I²RT या V²/R×T, आपको पता है इतनी हीट जनरेट होती है और उस हीट से पानी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होता है तो उसका फॉर्मूला आप हीट का जानते हो, जब फेस जो होता है, जब फेस का आपका जो फेस है टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, आप बोल सकते हो फेस कूलिंग या फेस हीटिंग होती है, तो MS∆T करके फॉर्मूला लगता है हीट का, MS∆T। या फिर फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ML करके होता है, लेकिन यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो MS∆T फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि पानी का टेम्परेचर 40 केल्विन से बढ़ गया। द हीटर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ईच ऑफ लेंथ l एंड डायमीटर 2d। ठीक है, चलो तो पहले इसने जो बोल रखा है ना, उसको मैंने आपको जो बोला उसको लिख के बताता हूं। इसने बोला कि आपके पास एक हीटर था, है ना, हीटर था, उसकी लेंथ l थी, डायमीटर d था। बेसिकली आपको ये लेंथ और डायमीटर क्यों दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे रखा है। याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a होता है, और एरिया जो होता है आप क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकते हो πr², लेकिन r तो दे नहीं रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो r को लिख सकते हो d/2। तो d/2 करके लिखोगे तो 4 कहां आ जाएगा बताओ, ऊपर आ जाएगा। तो आपकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब इस हीटर को आपने कनेक्ट किया एक वोल्टेज सोर्स से, जैसे घर पे आप कनेक्ट करते हो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो आप बोलोगे जो पावर होगी, पावर जनरेट कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, लेकिन हमें हीट की बात करनी है तो पावर इंटू टाइम हीट होता है, तो पावर कितना हो गया V²/R, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हीट हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है MS∆T करके, इस टाइप से ऐसे लिख सकते हो। ये हीट जनरेट हुई हीटर के कारण, और यही हीट से पानी गर्म होगा, तो आप इसको लिख सकते हो MS∆T, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आपने क्या किया, अब एक नया हीटर लेके आ गए आप, है ना, नया हीटर लेके आ गए, वायर का मटेरियल सेम था, है ना। रेजिस्टिविटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल तो, है ना, मटेरियल जो था, मटेरियल तो सेम था, मटेरियल सेम था, लेकिन लेंथ कितनी थी, लेंथ भी l थी, लेंथ भी कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट है। फर्क किस पे पड़ा, डायमीटर पे पड़ा। डायमीटर कितना हो गया 2d हो गया, तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, d² पे। डायमीटर कितना हो गया, डबल हो गया। डायमीटर अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4 आएगा। तो रेजिस्टेंस जो होगी नई वाली, जो नई वाली जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। एक वायर की रेजिस्टेंस R/4, डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस R/4 हो गई। अब इसने बोला कि 2 वायर्स थी और 2 वायर्स को आपने कनेक्ट किया है, और यहां पे ऑप्शंस में दे रखा है कि कनेक्ट कैसे किया है, पैरेलल में, सीरीज में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो। जब आपके पास शुरुआत में एक वायर थी तो आप ऐसे लिखोगे V²/R
ठीक है, और टाइम कितना लगा था, टाइम टाइम यहां पे दे रखा है 4 मिनट लगते थे, तो v²/r इंटू 4 है ना, इतनी हीट जनरेट होगी और इतनी हीट से पानी गर्म होगा। ठीक है, इतनी हीट से पानी गर्म होगा। दोबारा जब आप नया हीटर लेके आओगे, 2 वायर्स लगाओगे, तो कह रहा है भाई सेम अमाउंट था, है ना, 40 केल्विन से ही करना था, तो ms डेल्टा टी तो सेम रहेगा। ठीक है, अब आप देखोगे जब आप नया हीटर लेके आओगे तो पावर कितनी यूज होगी, पावर यूज होगी v²। अब यहां पे आप देखोगे जो आप नई वाली वायर लेके आओगे तो एक बार आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस r/4 आ गई थी। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 2 वायर्स हैं, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आधा हो जाएगा, r/4 आधा हो जाएगा, तो r/8 हो जाएगा, और टाइम को मैंने t मान लिया। ठीक है, तो ये 8 ऊपर चल जाएगा, तो आप लिखोगे 4v²/r, यहां किसके बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8v²/r इंटू टी। ठीक है, तो v²/r कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मिनट्स आ गई। ये बेसिकली किसका हो गया, ये पैरेलल वाले का हो गया। किसका हो गया ये पैरेलल वाले का हो गया। अब सीरीज वाले का आपको बताते हैं। सीरीज वाले का जब आप करोगे तो आप ऐसे लिखोगे v²/r, पहले टाइम कितना लग रहा था, 4 लग रहा था, बाद में वोल्टेज कितनी थी, v थी, v²। अब आप देखोगे 2 वायर्स को लगाओगे तो डिस्टेंस r/4 थी, और 2 वायर्स को आपने कनेक्ट किया है सीरीज में, तो r/4 और r/4 कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, और टाइम को मैंने t मान लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 4v²/r, यहां कितना हो जाएगा 2v²/r इंटू कितना हो गया t, v²/r कैंसिल हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 मिनट्स हो गई। कितनी हो गई, 2 मिनट्स। ठीक है, और ये जो हुआ आपका, ये सीरीज में आया आंसर, किस में आया, सीरीज में। पैरेलल में कितना आ रहा है, 0.5, और सीरीज में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, पैरेलल में 0.5 आ रहा है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा अपना, और सीरीज में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर बी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब लोग कहते हैं सर आपने I²R क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, कई बार लोग का कॉमन डाउट होता है कि आपने v²/r क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हीटर है वो एक वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, जैसे 220 वोल्ट है उससे कनेक्ट होगा, है ना। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे, रेजिस्टेंस आपने बदल दी तो करंट बदल जाएगा, करंट सेम नहीं रहेगा, यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि हम सोर्स सेम ले रहे हैं जिससे अपन कनेक्ट करेंगे। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सर्किट का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इन द गिवन सर्किट R1 एंड R2, R1 की वैल्यू 1 दे रखी है, R1 है, R1 है, R1 है, R1 है ना, इन सब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 ओम दे रखी है। E1 कितना दे रखा है आपको, 2 वोल्ट, और E2 E3 कितना दे रखा है आपको, 4 वोल्ट्स। ठीक है, इस टाइप से आपको दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन सीरीज पैरेलल से सोचते हैं बैटरी के। देखो, जो पहले सिंप्लीफाई और उसका कर लो। R1 किस में है भाई, सीरीज में है, तो R1 कितना था, 1 था, और ये भी कितना था, 1 था, तो 1 और 1 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 2 हो गया, और E1 कितना था, 2 वोल्ट्स था। तो इसको ऐसे बना ले, देखो E1 कितना था, 2 वोल्ट्स था। ठीक है, तो इस टाइप से यहां आप एक रजिस्टर बना लो ऐसे। ठीक है, इस टाइप से ये यहां पे R1 और R1 कितना था, R1 कितना था, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो आप यहां पे ऐसे लिख लो 2 ओम। ठीक है, अब यहां अगर आप देखो तो यहां पे R2 था, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम थी। ठीक है, तो R2 की वैल्यू 2 ओम थी, तो R2 की वैल्यू 2 ओम हो गई, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी की वैल्यू, EMF की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखी है, तो यहाँ EMF की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे R1 और R1 कितना था, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, 1 और 1 हो गया 2 ओम। ठीक है, और ये E3 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है, E3 की वैल्यू 4 वोल्ट है। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 वोल्ट्स हो गई, E2 की वैल्यू भी 4 वोल्ट्स हो गई, R2 की वैल्यू कितनी थी, 2 ओम थी, तो R2 की वैल्यू 2 ओम लिख दी, और बाकी आपने सब कर ही लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एक सर्किट बन गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालनी है। ठीक है, ऐसा बन गया। अब आप क्या करो, देखो आपके पास ये बैटरी आपको दिख रही है और ये बैटरी आपको दिख रही है, ये दोनों बैटरीज किस में हो गई, पैरेलल में हो गई। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2। चलो लिखते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो नीचे तो देखो 1 बन जाएगा। ठीक है, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, तो EMF कितना हो गया, 3 वोल्ट्स आ गया। EMF 3 वोल्ट्स मतलब 2 और 4 का कितना आ गया, 3 आ गया। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो गया, 1 ओम हो गया।
मतलब बेसिकली ये जो है ये बैटरी आपकी इस टाइप से बन गई है, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा ये बैटरी कितने की बन गई, 3 वोल्ट्स की, है ना, और टू कितना हो गया, ये 1 ओम हो गया, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपके पास बैटरी थी, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कितने का हो गया, ये 2 ओम का हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। और आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। अब बताओ बैटरी कौन सी बड़ी है, बैटरी 4 वोल्ट वाली बड़ी है और 3 वोल्ट वाली छोटी है। अब देखो करंट यहां से फ्लो करेगा सर्किट में इस टाइप से, क्योंकि बड़ी बैटरी है, तो ये दोनों जो है जब आप इसमें करंट निकालोगे सर्किट में तो कैसे करोगे, दोनों सीरीज में हो गए, तो ये इधर फ्लो करना चाह रहा है, इधर 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, और इसको रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 एम्पियर आ गई। करंट यहां से इधर फ्लो करना चाह रहा है और यहां से इधर फ्लो करना चाह रहा है, तो 4 बड़ा था 3 छोटा था, तो 4 - 3 ऊपर लिख दिया 1 नेट ईएमएफ, और रेजिस्टेंस जो था 1 और 2 सीरीज में था तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 एम्पियर हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब आप देखो यहां से करंट फ्लो होगा, तो बेसिकली ये जो बैटरी है इस बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है, और डिस्चार्जिंग जब हो रही है तो आपको बेसिकली यहां और यहां ईएमएफ सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपसे टीपीडी पूछ रहा है। टीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, ई माइनस आई आर करके होता है ना, ई माइनस आई आर। ई कितना था, ई की वैल्यू थी 4, करंट कितना था 1/3 था, और रेजिस्टेंस कितनी थी 2 थी, तो कितना हो जाएगा 4 - 2/3, तो ये कितना हो गया 10/3, तो आपका आंसर 10/3 हो जाएगा, 10/3 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10/3 वोल्ट्स। 10/3 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3.3। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, मतलब बैटरीज के सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। केवीएल केसीएल से करोगे तो काफी लंबा होगा, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। पहले इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में मान लिया, ठीक है, उससे नेट ईएमएफ निकाल लिया, है ना, ये नेट ईएमएफ आ गया। उसके बाद इन दोनों को एक बैटरी बना लिया, अब ये दोनों बैटरी सीरीज में हो गई, ठीक है, उसके बाद टीपीडी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। इन द गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेस स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी, ठीक है, ये कह रहा है कि करंट स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। करंट अगर स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है तो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर वाली जो कनेक्टिंग वायर होती है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाता, ये आपको पता है, आरसी सर्किट्स में अपने पढ़ा है कि जब ये चार्ज हो जाएगा तो यहां पे इस वाली वायर में जो कैपेसिटर से कनेक्टेड है कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहां से करंट निकला निकला और ऐसे इस टाइप से फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या आप ये करंट निकाल सकते हो, यहां से करंट निकला तो ये ऐसे जाएगा, तो क्या आप ये करंट निकाल सकते हो, करंट कैसे निकालोगे भाई, ईएमएफ कितना ईएमएफ कितना था, ई था, ये आर था और ये R2 था, तो क्या लिखोगे R+R2 करके, तो ये करंट आ गया, ये करंट आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे चार्ज पूछ रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहां तो करंट कितना होगा, इस वाली वायर में करंट होगा 0, है ना। क्या आप यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या आप ये करंट निकाल सकते हो, करंट तो I था, I इंटू कितना हो जाएगा R2, तो कितना हो जाएगा E इंटू R2 अपॉन R+R2, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन यहां तो करंट 0 था, तो आप बोलोगे यार इस रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहां V था और ये V दोनों में बटेगा, लेकिन यहां तो 0 था, तो इसका मतलब ये जो V है सारा का सारा इधर होगा। तो जो चार्ज होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, चार्ज का फॉर्मूला CV करके होता है, तो C और V जो था V इतना होगा, तो आप लिखोगे E R2 अपॉन R+R2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ER2 अपॉन R+R2, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा CER2 अपॉन R+R2, मतलब मेरा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आ रहा होगा बच्चों समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन, ये एक सर्किट आपको दे रखा है, ठीक है, फिर से आरसी सर्किट का ही क्वेश्चन है ये। विद द स्विच एस ओपन, ये जो स्विच एस है ये ओपन है, ठीक है, ये अभी ओपन है। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम वाई टू एक्स, इस स्विच को जब आप बंद कर दोगे, मतलब ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे आप, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बताना है। तो ये स्विच पहले ओपन था, तो क्या आप ऐसे मान सकते हो सर्किट को, आप इसको ऐसे मान सकते हो, बताओ ये कितना हो गया था, ये हो गया था 3, ये कितना हो गया था 6, ठीक है, यहां नीचे रजिस्टर कितने का था, यहाँ 3 ओम का था, और यहाँ कितने का था 6 ओम का था, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई थी, बैटरी का ईएमएफ 9 वोल्ट दे रखा है, यहाँ आपने लिख लिया 3 ओम और यहाँ क्या लिख लिया आपने 6 ओम, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों जो है ये किसमें है, सीरीज में है, तो 3 और 6 कितना होगा जल्दी से बताओ, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, जब उसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा,
है ना, 3 × 6/3 + 6, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। और बैटरी कितने की दे रखी है आपको, 9 की दे रखी है, तो 2 और 9 कितना हो गया, 18। तो इसका मतलब यहां पे चार्ज आएगा +18, यहां कितना आएगा, -18, ठीक है, यहां आएगा +18 और यहां क्या आएगा, -18। ऐसे बना लो, है ना। इसका इक्विवेलेंट ले लिया और वोल्टेज देख ली, वोल्टेज कितनी थी, 9 थी, है ना, यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस, है ना, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस 9 था, 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो +18 -18 +18 -18 ऐसे कर लिया। अब होगा क्या, स्विच को अपन ने क्लोज कर दिया, जब स्विच को क्लोज कर दोगे तो ऐसा कुछ होगा, ये कितना हो गया 3 ओम और यहां कितना हो गया 6 ओम, ठीक है, ये कितना हो गया 3 माइक्रोफेरेड और ये कितना हो गया बताओ 6 माइक्रोफेरेड। अब आप बोलोगे जो करंट फ्लो करेगा ना, ये बैटरी लगा रखी है आपने, बैटरी कितने की लगा रखी है, 9 वोल्ट्स की, तो जो करंट फ्लो करेगा ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, जो करंट फ्लो करेगा तो करंट इस टाइप से फ्लो करेगा, ऐसे, ये आ रहा है समझ में, इस वाले में करंट फ्लो करेगा ऐसे। अब ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में हो गए, तो करंट निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, बैटरी 9 वोल्ट्स की थी, तो 9/9 कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब बोलोगे यार यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, है ना, यहाँ कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो 1 × 3 ये कितना हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया, और ये कितना हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, करंट कितना था, 1 एम्पियर था, 1 × 3 कितना हो गया, 3 वोल्ट, 1 × 6 कितना हो गया, 6 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट था, तो यहां पे कितना आएगा भाई 3 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है, और यहां कितना आएगा 6 वोल्ट, ठीक है, तो Q = CV होता है, ठीक है, तो C इतना था, V इतना था, तो यहां कितना हो गया +9, यहां कितना हो गया -9, यहां कितना हो गया +36 और यहां कितना हो गया -36, ठीक है। तो आप देखोगे जब स्विच से आपने इसको कनेक्ट किया तो आप देखोगे जो चार्ज है वो चार्ज यहां पे जा सकता है और चार्ज इधर इधर जा सकता है। जब स्विच से आपने कनेक्ट किया तो ये जो स्विच था ना, ये चार्ज को फ्लो करवा सकता है और ये चार्ज इधर इधर जाकर बढ़ जाएगा। आप देखोगे भाई पहले जो था, पहले आप देखोगे स्विच यहां पे कनेक्ट होगा ना कहीं, यहां पे आप देखोगे पहले चार्ज यहां पे मिला के -18 +18 मिला के कितना था, 0 था। आप देखोगे यहां और यहां मिला के कितना आ रहा है, 36 और -9 मतलब कितना आ रहा है, 27। इसका मतलब यहां से इस स्विच के क्लोज करने से चार्ज कितना फ्लो होगा, 27 फ्लो होगा, क्योंकि पहले यहां तो 0 आ रहा था, दोनों का मिला के 0 था, अब यहां अब मिला के कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इसका मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, आप बोलोगे 27 माइक्रोकूलम्स ये फ्लो होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 माइक्रोकूलम। तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आप दो डायग्राम बना लो, एक स्विच क्लोज करने के पहले जो कि ये वाला था, और कैपेसिटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, और स्विच क्लोज करने के बाद का डायग्राम बना लो और कैपेसिटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। फिर ऐसे सोचो कि ये जो स्विच था ये किस से कनेक्टेड था, कौन से कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्टेड था, इससे और इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आप देखोगे चार्ज अगर फ्लो होगा तो या तो नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा। तो अगर नीचे से ऊपर अगर होगा तो आप देखोगे ये चार्ज इधर इधर जा सकता है। तो आप देखोगे पहले चार्ज मिला के 0 था, अब मिला के कितना है, 27 है, इसका मतलब 27 आ गया वहां पे। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, a resistance of 2.5 मेगा ओम, है ना, याद रखना ये मेगा है, ठीक है, मिली नहीं है, मेगा ओम, इन सीरीज with 12 volt battery. Find a time after which the potential difference across the capacitor is 3 times the potential difference across the resistor. चलो तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो इस आरसी सर्किट का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया सी, ठीक है। ये कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 3 टाइम्स होगी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वी आर, और इसके अक्रॉस कितनी होगी, वीसी, है ना, इस टाइप से होगी। और बैटरी कितने की थी, 12 वोल्ट्स की थी। आप लिख सकते हो वी आर प्लस वीसी, वी आर प्लस वीसी किसके बराबर होगा, 12, किसी भी टाइम पे वी आर और वीसी किसके बराबर होगा, 12 के बराबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, VC इज इक्वल टू कितना होगा, 3 टाइम्स VR। VR की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, क्या VR की वैल्यू 12 माइनस VC करके लिख सकते हो। VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस VC, तो कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 12 3 कितना हो गया, 36 माइनस 3VC, ये इधर आ जाएगा, तो 4VC किसके बराबर हो गया, 36। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। मतलब कैपेसिटर वोल्टेज, जो वोल्टेज है ना कैपेसिटर के क्रॉस, कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। अब आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, चार्ज का आपने फॉर्मूला पढ़ा था अक्रॉस चार्ज, चार्ज कितना होता था, Q मैक्स इंटू
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये चार्ज का फॉर्मूला था, ठीक है, आरसी सर्किट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको V निकालना है, V क्रॉस कैपेसिटर। V कैसे निकालते हैं, Q बाय C करके निकालते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Q मैक्स अपॉन C इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया। अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी आ रही थी, 9 आ रही थी। तो 9 इज इक्वल टू Q मैक्स अपॉन C, ऐसा आ जाएगा। Q मैक्स को क्या लिख सकते हो, C इंटू वी, है ना, इसको लिख सकते हो आप C इंटू वी। वी कितना था, 12 था। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, सी और सी कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। तो 4 की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टी बाय आर सी, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम की वैल्यू, इसने ln2 की वैल्यू दे रखी है। अब आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो यहाँ बन जाएगा ln4 इज इक्वल टू टी बाय आर सी, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 ln2 इंटू आर सी, ठीक है। तो 2 ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू उसने दे रखी है 2.5 मेगा, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखी है, 4 माइक्रोफेरेड। तो आप लिखोगे 2.5 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6, और यहाँ लिखोगे 4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये तो 10 बन जाएगा, 10, और ये कितना बन जाएगा 20, 20 इंटू कितना बन जाएगा 0.693, ये लगभग बन गया 0.7, 0.7 और 20 कितना हो गया 14 के आसपास। तो आंसर मेरा हो जाएगा 13.86 के आसपास, है ना। तो 13.86 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। अब देख सकते हो कि भाई ये जो सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये मीटर ब्रिज का दे रखा है ना, और 40 सेंटीमीटर पे जॉकी को प्रेस कर रखा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर, देन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। 40 सेंटीमीटर बेसिकली बैलेंस हो रहा है। तो आओ सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाएं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आर बाय 90, है ना, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होता है। तो आर बाय 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 40, और ये मीटर ब्रिज था, ये 40 था, तो ये वाला कितना होगा, ये 60 होगा। तो 40 अपॉन नीचे कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू जब आप देखोगे तो ये 30, तो आर की वैल्यू 60 ओम आ जाएगी। आर की वैल्यू 60 ओम हो गई, तो आर की वैल्यू तो 60 ओम हो गई। लेकिन आप देख सकते हो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी आंसर में आपको प्लस माइनस करके कुछ दे रखा है, मतलब निकालना एरर है, एरर निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे कर सकते हो, आर बाय 90 इज इक्वल टू एल अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे 100 माइनस एल, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। आर की वैल्यू आप लिख सकते हो, आर की वैल्यू बन जाएगी 90 इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। अब आपको क्या करना है, इसमें एरर निकालना है। तो लिखा डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल बाय एल, 100 माइनस एल, ये आ जाएगा। एरर ऐसे ही तो निकालते, ठीक है। तो डेल्टा आर, और आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, आर की वैल्यू आपने निकाली थी तो 60 आ रही थी, तो आर की वैल्यू 60 कर दिया आपने। डेल्टा एल बेसिकली एरर है लेंथ नापने में, लेंथ में एरर नापने में आप देख सकते हो कि लीस्ट काउंट जो था वही एरर हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर हो गया, तो 1 मिलीमीटर, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 40, तो मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी 400, क्योंकि यूनिट सेम रखने। प्लस इसमें भी एरर कितना होगा, इसमें एरर 1 का होगा, चाहे एल में नापो या 100 माइनस एल में। लीस्ट काउंट तो आप देख सकते हो लीस्ट काउंट वही है और वही एरर रहेगा, तो यहाँ पे एरर 1 हो गया। और 100 माइनस एल, एल की वैल्यू 40 थी, तो यहाँ पे आप डालोगे तो कितनी आएगी 60 आएगी, और जब मिलीमीटर में करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू बन जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 1000 अपॉन 400 इंटू 600। तो यहाँ कितना बन गया भाई, यहाँ 10 बन गया। ये और ये तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो गया 1/4 हो गया, मतलब कितना हो गया 0.25 हो गया, 0.25 हो गया। मतलब रेजिस्टेंस को नापने में एरर कितना आ रहा है 0.25 का, और रेजिस्टेंस 60 आ रही है। तो 60 तो रेजिस्टेंस है और 0.25 को नापने में एरर है, मतलब आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलो
तो ये वाला आंसर तो मेरा हो गया, सी वाला। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट था इसमें। आप अननोन रेजिस्टेंस तो निकाल लेते हैं, लेकिन एरर यहां से निकलता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, इन अ बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। द रेजिस्टेंस R3 has a temperature coefficient of 0.0004 per degree C. If the temperature of R3 is increased by 100 degree C, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द वोल्टेज डिवेलप बिटवीन S एंड T। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से करंट मान लेते हैं। देखो यहां से करंट फ्लो होगा ऐसे, और यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा। यहां मान लो यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। तो यहां I1 करंट फ्लो होगा, यहां भी कितना होगा I1, और यहां भी कितना होगा I2, इस टाइप से। बताओ क्लियर है। यहां एक काम करो, यहां पोटेंशियल मान लो V, यहां पोटेंशियल क्या मान लो V। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल कितनी होगी बताओ, V माइनस I1R1। ठीक है, यहां पोटेंशियल कितनी होगी बताओ, V माइनस I2R2। वो यहां पे भी होगी V माइनस I2R2। यहां कितनी होगी, V माइनस I1R1। आपको बेसिकली S और T के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मैंने लिखा ऐसे, वो कितना है, V माइनस I1R1 माइनस V माइनस I2R2, ऐसा कुछ आ जाएगा। V तो कैंसिल हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2R2 माइनस I1R1, ऐसा कुछ हो रहा है। I1 कैसे निकालोगे, I1 निकाल के बताओ। I1 कितना होगा, I1 बेसिकली हो जाएगा 600 अपॉन I1 बेसिकली कितना हो जाएगा, 50 अपॉन, ये दोनों सीरीज में थे तो ये बन जाएगा 50 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 60, प्लस ये वेरिएबल है तो इसको R3 लिख लो। I2 कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी 50, ये दोनों सीरीज में थे तो कितना बन जाएगा 50 अपॉन, ये दोनों जो है इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 600। देखो ये 50 आ रहा है, 50 अपॉन यहाँ कितना आ रहा है 60 और R3, 60 प्लस R3, तो ये बन जाएगा 50 अपॉन 100 प्लस 500, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, और R3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 360 हो गई। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ रही है, इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 100, माइनस I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 50, ऐसा हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रही थी। अब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है क्योंकि R3 बेसिकली वेरिएबल है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 50 इंटू 60, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ बन जाएगा 60 प्लस R3 इसका होल स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, डेल्टा R3। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई, 0 माइनस यहाँ कितना बन गया 50 इंटू 60 है ना, अपॉन 60 प्लस R3 की वैल्यू क्या थी, R3 की वैल्यू आप देख सकते हो 300 थी, तो 300 यहाँ रखोगे तो 360 बनेगा, तो बनेगा 360 इंटू 360। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, या फिर डेल्टा R इज इक्वल टू R नॉट एल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ था। तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी होगी, R नॉट एल्फा डेल्टा टी, तो इसको आप लिख सकते हो R नॉट, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 300 थी, तो 300 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो ठीक है, तो जो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, अगर आप देखो तो 6 से आप करोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना बन गया 250 अपॉन नीचे कितना बन गया 36। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 पॉइंट मतलब 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 10 की पावर -4 थी, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 थी। और डेल्टा टी बेसिकली क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 100 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 था, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप देखो माइनस 1000 अपॉन नीचे कितना आ गया 36
इंटू 10⁻²। ठीक है, तो -10/36, तो कितना हो जाएगा -5/18। ठीक है, तो -5/18, तो ये आ जाएगा मेरा -5/18, मतलब लगभग 0.27 के आसपास, तो ये बन जाएगा 0.27 वोल्ट्स। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर of resistance 100 ohm is used as an ammeter using a resistance of 0.1 ohm। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वहां से लिया गया है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था और उसको एमीटर की तरह यूज करना है। ठीक है, और हमें पता है जब एमीटर की तरह यूज करना होता है तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, उसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और बहुत ही छोटा रेजिस्टर होता है। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टर है ये शंट है। ठीक है, अब इसने बोला है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, मतलब ये आईजी की वैल्यू देख रखी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर। फाइंड आउट द मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और इसका डायग्राम बना के पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो, तो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, और इसके पैरेलल में मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं शंट, और ये बहुत ही छोटा होता है ना। बेसिकली ये जो डिवाइस होता है इसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि भाई यहां से कुछ करंट आया आई, यहां जाता है मैक्सिमम करंट दैट इज आई जी। ठीक है, यहां नीचे कितना जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, ये जो पूरी डिवाइस होती है इसको बोलते हैं बच्चों एमीटर, इसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दे रखी है इन्होंने बोल रखा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जो है वो ये है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन्होंने दे रखा है, मतलब आईजी की वैल्यू इन्हें दे रखी है। आईजी की वैल्यू लिख लो, आईजी की वैल्यू है 100 माइक्रो, 100 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, ये हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है भाई, इसकी रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखी है गैल्वेनोमीटर की 100 ओम। ठीक है, ये शंट है, शंट की रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 0.1 ओम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया जा रहा है भाई ये वाला करंट बताओ, अब कैसे करोगे। देखो, ये दोनों बेसिकली किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होंगे तो वी सेम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो क्या लिखोगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो करते हैं। आई जी की वैल्यू मुझे पता है, आई जी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यह बन जाएगी 10⁻⁻4। ठीक है, और जी कितना था, जी था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू आई माइनस आई जी कितना था 10⁻⁻4, और यहां एस लिखोगे आप, एस की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 मतलब 1/10 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो बेसिकली ये कितना हो गया 10⁻⁻2 है ना, 10⁻⁻2, और इधर से आएगा तो 10 की पावर कितना हो गया -1 इज इक्वल टू आई माइनस 10⁻⁻4। ठीक है, तो आप लिखोगे जो आई होगा, वो आई किसके बराबर होगा, 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻1। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखो तो अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ ये बन जाएगा, नीचे 4 जीरो आएंगे। ठीक है, और यहाँ 1 जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे 4 जीरो आ गए, ये 1 बन गया, ये 1000, तो ये बन जाएगा 1001, 1001 अपॉन। ठीक है, तो आंसर्स अगर मैं देखूं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, आंसर इन्होंने मिली एम्पियर में दे रखा है, मिली। तो ये जो बेसिकली है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 से, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 10.01 मिली एम्पियर, आपका आंसर हो जाएगा 10.01 मिली एम्पियर। तो 10.01 मिली एम्पियर मतलब मेरा ऑप्शन सी वाला जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में कैसे करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पढ़े, ये बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है विद 0.06 एम्पियर करंट by connecting it to a resistance of 4990 ohm it can be converted into a voltmeter of range 0 to 30 वोल्ट। पहले यहाँ पे यहीं तक पढ़ते हैं। इसने बोला कि कोई गैल्वेनोमीटर था, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये वाला जो करंट हो गया बेसिकली आईजी हो गया, आईजी। ठीक है, और इसने बोला कि बाय कनेक्टिंग इट टू अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना इट कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या पढ़ा था हमने, वोल्ट मीटर का डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, यहाँ पे हमने सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया, हमें पता है कि ये जो रेजिस्टर होता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आया, मान लेते हैं आईजी आया, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये वाला, ये कॉम्बिनेशन किसके लिए, किसकी तरह काम करता है, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है, वोल्ट मीटर की तरह।
वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो इसने बोला कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज 0 to 30 होनी चाहिए, मतलब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी नाप सकता है, 30 नाप सकता है, और 30 ये तब नापेगा जब करंट इसमें मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 30 आनी चाहिए, तो क्या लिखोगे 30 इज इक्वल टू आई जी, और यहां क्या लिखोगे जी प्लस आर, या लिखोगे जी प्लस आर। ठीक है, 30 इज इक्वल टू आई जी, आई जी की वैल्यू क्या थी, आई जी की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी थी 0.006, तो ये ऐसे लिख सकता हूं उसको 6/1000 इंटू जी प्लस आर। जी की वैल्यू क्या दे रखी है, जी की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो जी को जी लिखते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 4990। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया बताओ, ये 5 हो गया, इस साइड आ रहा है, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। तो ये जो उसने अभी तक बोल रखा है ना, इससे जी की वैल्यू तो निकल गई 10 ओम। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इफ कनेक्टेड टू अ इतना रेजिस्टेंस इट कैन बिकम एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि इसको हमें एमीटर की तरह यूज में लेना है, और एमीटर की तरह यूज में लेना है तो देखो सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा जैसे अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये बन गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर बन गया, और इसके पैरेलल में अपन एक रेजिस्टर लगाएंगे। ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर जो होता है ये शंट होता है। ठीक है, तो शंट को एस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ करंट आया आई, यहां कितना गया आई जी, और यहां कितना जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये जो आपके पास बन रहा है ये एमीटर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो एक बार पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक रेजिस्टर लगाया, ये वाला बेसिकली ये शंट वाला रेजिस्टेंस है, इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब ये 1.5 एम्पियर तक का करंट नाप सकता है। तो आप क्या लिखोगे, देखो अब आप ऐसे देखो आई जी, आप इसको ऐसे देखोगे, यहां लिख लेते आई जी। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं, यहां लिख लेते हैं आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ये होता है। ठीक है, तो मुझे ये एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आई जी इंटू जी, आई जी की वैल्यू, आई जी की वैल्यू उसने दे रखी थी, आई जी की वैल्यू कितनी थी 0.006 एम्पियर, तो आई जी की वैल्यू हो गई 0.006 एम्पियर, है ना। जी की वैल्यू आप निकाल चुके थे, जी की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो इंटू 10 कर दो, इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। आई की वैल्यू कितनी थी, जो करंट ही नाप सकता था 1.5 था, तो यहाँ लिख दिया 1.5 माइनस 0.006 इंटू कितना हो गया एस, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, एस आपको निकालना है, तो एस कैसे निकालोगे, देखो एस की वैल्यू हो जाएगी 0.006 इंटू 10, और ये वाला जो फैक्टर है इसको नीचे ले आओ, तो ये कितना हो गया 1.5 माइनस 0.006, ऐसा कुछ हो गया। अब 0.006 से डिवाइड कर दो, तो ऐसा बन जाएगा 1.5 अपॉन 0.006, ठीक है, -1, ऐसा कुछ बन गया। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 10 अपॉन, यहाँ नीचे कितना बन गया, यहाँ 6 बन गया। ठीक है, और यहाँ अगर आप करोगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 बन जाएगा, -1, तो यहाँ कितना बन जाएगा 10 अपॉन 249, ये बन गया 10 अपॉन 249। तो आप बोलो जो आपका रजिस्टर आया वो कितना आ गया 10 अपॉन 249, तो 10 अपॉन 249 आ गया, और ये कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ आना चाहिए, डिनोमिनेटर तो 249 आ रहा है, ऊपर 10 आ रहा है, आप कंपेयर करोगे तो 2n और 10 सेम होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों करंट के काफी क्वेश्चंस हो गए, अब हम मैग्नेटिज्म के ऊपर बढ़ते हैं, और मैग्नेटिज्म में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ वायर्स दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। तो बड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि भाई 2 इन्फिनिटी लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स है और बेंड, मतलब इसको बेंड कर रखा है, यहाँ पे बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालनी है, और ये बेसिकली आपको दे रखी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, और ये कह रहा है कि करंट्स इक्वल है, करंट्स आई और आई मान लेते हैं, यहाँ से भी आई है और यहाँ भी आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो करंट पूछा होगा इसने, तो फाइंड आउट द करंट इन ईच वायर, तो करंट इसने पूछा है। ठीक है, तो निकालना करंट है। चलो तो इसको बना लेते हैं एक बार, देखो ये वायर हो गई, ये वायर हो गई। ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ पे। अब देखो ये जो वायर है, ये वायर 1 हो गई, ये वायर 2 हो गई। 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि पॉइंट जस्ट सामने था। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखो तो दूसरी वायर अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट मिला था, इसको ऐसे कर लेता हूं मैं। ठीक है, सिमिलरली ये वाली वायर ले लो 3 और ये वाली ले लो 4, 3 की वजह से भी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे यार 1 और 3 वाले की वजह से 0 आएगी, बचेगी किसकी वजह से, 2 और 4 की वजह से। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सिर्फ 2 और 4 के कारण आएगी। अब ये पॉइंट सामने है,
और ये रॉड इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है। तो बेसिकली ये जो रॉड हो गई, एक एंड तो दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट होगा। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। देखो करंट यहाँ पे कहाँ था, करंट ऊपर जा रहा था, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, शॉर्टकट से अगर मैं देखूं, शॉर्टकट क्या होता है कि आप करंट के डायरेक्शन में अंगूठा देख लो और हाथों को कर्ल करो। तो ये अंगूठा था, इस डायरेक्शन में हाथों को कर्ल करोगे तो उंगलियां अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, यहाँ पे क्रॉस होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से यहाँ क्रॉस होगी। अब 4 की वजह से देखो, हाथों को नीचे लेके जाओ और कर्ल करो, इसको कर्ल करोगे तो यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस और क्रॉस मतलब दोनों ही अंदर है, मतलब यहाँ पे ऐड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो इनफाइनाइट की वजह से होती है, सेमी इनफाइनाइट की वजह से होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और दोनों ही अंदर की तरफ है तो इंटू 2 कर देंगे दोनों, क्योंकि आइडेंटिकल है, करंट आई था, इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, डिस्टेंस भी बराबर था, तो आप बोल दोगे यार ये हो जाएगा। और बी की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आ गया 2 पाई डी, निकालना क्या है आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बी डी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा म्यू नॉट, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू बन गई थी 2 पाई बी डी अपॉन म्यू नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू याद करो, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यहां बन गया 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 हो गई। और दूरी कितनी थी, दूरी कितनी दे रखी है, ओपी इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये दूरी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 है ना, 10 की पावर -6, ठीक है, तो 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, अब आंसर 20 एम्पियर हो गया। अब जो ऑप्शंस अगर आप देखो तो ऑप्शंस में इस टाइप से कुछ दे रखा है। ठीक है, 20 एम्पियर 20 एम्पियर, लेकिन 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ डायरेक्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और इसकी वजह से भी अंदर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेज होगा, है ना। तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, मेरा आंसर ये वाला करेक्ट होगा, मतलब सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब कौन सी हो गई, इनफाइनाइट वायर हो गई, कैरीज अ करंट आई इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y इन द z इक्वल टू 0 प्लेन। चलो क्या कह रहा है एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया x और ये क्या हो गया y। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वायर ली, वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा था और करंट जो था वो I था। ठीक है, z एक्सेस आप जानते हैं बाहर की तरफ होती है, लेकिन ये कह रहा है करंट नेगेटिव z मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट ले लो आप, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए x, y। ये कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना होगा, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, ऐसे ज्वाइन कर लिया आपने। ये दूरी कितनी मान लो r। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना सकते हो आप, बेसिकली ये x हो गया और ये क्या हो गया y, x y कोऑर्डिनेट्स x, y थे। ठीक है, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है, मतलब आई कैप जे कैप डायरेक्शन भी बतानी है। तो आप देखोगे करंट अंदर था, करंट अंदर था, तो अपने हाथों को कर्ल करो, हाथों को कर्ल करोगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, देखो ऐसे इस टाइप से ये। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया थोड़ा सा। इस टाइप से एक सर्कल बनेगा, हाथों को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब आप निकालोगे तो यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा तो ऐसा आएगा, इस टाइप से। ठीक है, मतलब बेसिकली जो बी वेक्टर होगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा, यार है समझ में, बी वेक्टर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ये। ठीक है, अब आप देखो इस एंगल को आप थीटा ले लो, जो कि हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होंगे। ये जो बी वेक्टर आ रहा है आपको पता है ना, आर के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर। ये एंगल अगर थीटा था तो ये वाला कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा। ये वाला कितना होगा बताओ, थीटा। तो बी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, बी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला कितना होगा बताओ, बी साइन थीटा। बताओ कोई डाउट तो नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब आप बी वेक्टर निकालोगे तो देखो बी कॉस थीटा नीचे आ रहा है, मतलब डायरेक्शन माइनस जे कैप, और बी साइन थीटा आगे की तरफ, मतलब आई कैप। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, बी साइन थीटा, डायरेक्शन कितना आ गया आई कैप, प्लस बी कॉस थीटा, डायरेक्शन कितना आ गया माइनस जे कैप। बी को बाहर निकाल दो, बी मुझे ऑलरेडी पता है कि क्योंकि बी था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वैसे ये होती है, आपको पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां बन जाएगा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जी कैप। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल देखिए, साइन थीटा क्या होगा y अपॉन आर, कॉस थीटा क्या होगा x अपॉन आर। चलो लिख देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आ गया 2 पाई आर, ये बन गया बी वेक्टर। साइन थीटा क्या हो गया y बाय आर,
आई कैप, कॉस थीटा क्या बन गया, एक्स बाय आर जे कैप, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, चलो आर को बाहर निकाल लो तो कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना बन गया, 2 पाई आर का स्क्वायर, या बन जाएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा बी वेक्टर। अब एक और चीज, आर आपको एलिमिनेट करना है क्योंकि आंसर में एक्स और वाई दे रखा है, तो आर बेसिकली क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, ये एक्स था ये वाई था, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आ गया, 2 पाई ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहां बन जाएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, ये बन जाएगा आपका बी वेक्टर, ये बी वेक्टर बन गया। चलो तो ऑप्शन देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, मतलब ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हो मैच कर रहा है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालने का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि जैसे कि मैं देख सकता हूं, इसने बोल रखा है कि कॉपर वायर है, इसको वाइंड कर रखा है इस टाइप से, लपेट रखा है, स्पाइरल बना रखा है, और टर्न्स कितने थे, एन थे। इनर रेडियस क्या था, ए था, और आउटर रेडियस क्या था, बी था। द स्पाइरल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एंड अ स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर, है ना। आप बोल सकते हो कि भाई एक करंट आई बह रहा है, ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बतानी है, सेंटर पे बतानी है, यहां पे। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक चीज तो दिमाग में आ रही होगी, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आपने जब पतंग उड़ाते हैं तो चरखी होती है, उसमें है ना मांझा या धागा लपेटते हैं ना अपन, उस टाइप से बहुत सारे टर्न्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। इनर रेडियस ए दे रखा था, आउटर रेडियस बी था, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखो ऐसे, इनर रेडियस ए था और आउटर रेडियस क्या था, बी था, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने तार को लपेट रखा है ऐसे, ये ऐसे, इस टाइप से तार को आपने क्या कर रखा है, लपेट रखा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। इनर रेडियस कितना था बताओ, ए था, और आउटर कितना था, बी था। ये बेसिकली क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये सेंटर हो गया, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब आप जब आप इस तार को लपेटोगे 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 तो आप देखोगे एक के ऊपर एक लपेटते 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 आप देख सकते हो रेडियस बढ़ रहा है। आपने कॉइल का फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, है ना। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, एन मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे आर दूरी पे जाके हमने एक एलिमेंट लिया, ऐसे एक एलिमेंट लिया। इस मैं यहां पे बना लेता हूं क्योंकि यहां आपको विजिबल नहीं होगा, ये सेंटर था। मैंने आर दूरी पे जाके एक एलिमेंट लिया ऐसा, ठीक है, इस टाइप से एक एलिमेंट लिया, इस टाइप से, ये इस टाइप से मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट लिया। तो ये जो थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस कितनी होगी बताओ, डी आर हो गई, थिकनेस इसकी डी आर हो गई, ठीक है। इस टाइप से आप, है ना, एक एलिमेंट लोगे पूरा सर्कल, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ही पार्ट बनाया, पूरा सर्कल लोगे, तो आप बोलोगे ये जो एलिमेंट है ये बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, रेडियस कितना होगा, आर। इस कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप बोलोगे ये कॉइल इतना पतला है ना, मतलब इतना पतला है कि रेडियस ऑलमोस्ट फिक्स है, कितना है, आर है। जैसे आप यहां देख सकते हो रेडियस यहाँ फिक्स नहीं है, तो आपने यहां लिख दिया ऐसे, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो है, मोटाई कितनी है, डी आर। और जैसे यहां कुछ मोटाई थी और कुछ मोटाई में आपने देखा है बहुत सारे टर्न्स आ गए थे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बी माइनस ए जो मोटाई थी, बी माइनस ए में कितने टर्न्स थे, एन थे। तो एक यूनिट में कितने टर्न होंगे, एन अपॉन बी माइनस ए। अब ये मोटाई कितनी है, ये मोटाई dr है, तो dr में कितने टर्न्स होंगे, dr में जो टर्न्स होंगे वो हो जाए n इंटू डी आर अपॉन नीचे कितना आ गया, b माइनस ए। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपने सही निकाली है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इस मोटाई में कुछ ना कुछ टर्न्स होंगे, तो आप नंबर ऑफ टर्न से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। याद करिए फॉर्मुला म्यू नॉट आई अपॉन 2a या 2r, और n मल्टीप्लाई करते थे। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपने निकाले ये कितने हो जाएंगे, n dr अपॉन b माइनस ए। तो db की वैल्यू कितनी हो जाएगी, db की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आ गया बताओ, 2r, है ना, dn की वैल्यू कितनी हो गई, n इंटू डी आर अपॉन नीचे कितना आ रहा है बताओ, b माइनस ए, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको लिखिए, db की वैल्यू आ रही थी म्यू नॉट आई n डी आर अपॉन 2b माइनस ए इंटू आर, दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेशन,
इस 0 से लेकर b तक। r जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो इनर रेडियस a था, आउटर b था, तो a से लेकर b तक वेरी करेगा, a से b तक। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड b आ गई, तो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए डी आर बाय आर। डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग में होगा तो एल एन आ जाएगा, है ना, एल एन आर। और लिमिट्स क्या लगाएंगे, ए से लेकर बी तक, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, एल एन बी माइनस एल एन ए मतलब एल एन ऑफ बी बाई ए, एल एन बी बाई ए आ जाएगा, एल एन बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, एल एन बी बाई ए। ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए, मतलब अंश का आंसर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोनल शेप कॉइल, मतलब एक कॉइल है जो उसका शेप कैसा है, हेक्सागन, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 50 टर्न्स कैरिंग करंट इतना। अच्छा ठीक है, इन द यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय पाई इज। ठीक है, मतलब म्यू नॉट आई बाय पाई जो है इसके टर्म्स में कितना आएगा। ठीक है, चलो तो आपको क्या बनाना है, हेक्सागन बनाना है, तो बना लो हेक्सागन। ये बना लो एक हेक्सागन। ठीक है, मान लो इसमें करंट कितना बह रहा है, आई 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 आई, सब में आई करंट बहेगा। ठीक है, हेक्सागन है तो बेसिकली 360 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब जो एंगल सबटेंड होगा बेसिकली 60 60 का होगा, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और 60 का भी आधा करोगे तो कितना होगा, 30 30 होगा, है ना, 30 30 इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो 6 वायर मान लो, एक वायर की वजह से निकाल लो, एक वायर जैसे ये था इसकी वजह से सेंटर पे निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पे निकाल लो और उसको 6 गुना कर देना। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये तो फाइनाइट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ये वाला है ना, ये वाला, इसको आप निकाल सकते हो, अभी अभी निकाल लूंगा इसको। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, है ना, क्या फॉर्मूला लगाते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो रॉड आप देख सकते हो इसको आपने ज्वाइन किया सेंटर से, और सेंटर से तो एंगल 30 30 डिग्री का सबटेंड हो रहा है, तो साइन 30 प्लस साइन 30, तो मतलब 2 बार आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन 30 आ जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, 50 टर्न्स, टर्न्स कितने 50 है, मतलब इसको 50 बार लपेट रखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 50 से, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 50 है, और ये तो एक वायर की वजह से आया है, ऐसी कितनी अच्छी है, तो इंटू 6 भी तो करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको आंसर में म्यू नॉट चाहिए, देख सकते हो म्यू नॉट चाहिए, आई चाहिए और पाई, म्यू नॉट आई और पाई ये आपको चाहिए, बाकी की वैल्यूज आपको डालनी है और देखना है भाई क्या आ रहा है आंसर। तो डी निकालो, साइड कितनी थी भाई इसकी साइड अगर आप देखो तो साइड 10 सेंटीमीटर थी, तो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ ऊपर सेंटर बन गया था। ठीक है, तो आधी कितनी होगी बता सकते हो, आधी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये एंगल कितना था, ये एंगल 30 था, तो ये 5 है, ये साइड को आप क्या मान लो, ये साइड को डी मान लो, तो tan लगा सकते हो, tan 30 कितना होगा, 5 बटे डी, तो tan 30 कितना होगा, 5 बटे डी, tan 30 बताओ कितना होता है, 1/√3 होता है, तो डी जब निकालोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5√3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाई पाई, इसको तो भाई पहले साइड में रख कर लो क्योंकि ये हमें चाहिए। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई पाई, यहाँ पे अगर आप देखो साइन 30 और 2 ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन 30 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये बेसिकली ऊपर कितना बन गया, 300 बन गया, तो 300 लिख दिया ऊपर। ठीक है, चलो म्यू नॉट आई बाई पाई आपने बाहर निकाली, ये बन जाएगा 4d, और डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू थी 5√3, तो 5√3 सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 5 गुना जाएगा। ठीक है, 5, ये 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 और ये कट जाएगा, इतना 5 हो गया, तो ये 1500 आ जाएगा, है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन पाई, यहां बन गया 1500 अपॉन √3, 1500 अपॉन √3 बन गया। ठीक है, देखो म्यू नॉट आई बाय पाई वो तो दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1500 अपॉन √3, तो ऑप्शंस में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा √3 यार ऊपर है, और हमारा √3 का आ रहा है नीचे आ रहा है, तो इसको साइड में लिखते हैं, तो 1500 अपॉन √3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया भाई, 500 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 500 √3, आंसर 500 √3 हो जाएगा।
500√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500√3 मतलब सी वाला आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। An electron, a proton and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in a circular orbit of radius RE, RP and RA respectively in a uniform magnetic field। चलो, तो रेडियस का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? mv/qv होता है। लेकिन क्या बोल रखा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √2m इंटू ke अपॉन qb। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। अब आप देखो ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 सेम है। ठीक है, आपका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा? √m/q पे डिपेंड करेगा। मास वेरिएबल हो गया और चार्ज वेरिएबल हो गया। चलो तो निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कितना हो गया? E हो गया। ठीक है, रेडियस किसका निकालना है आपको? रेडियस प्रोटॉन का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज E हो गया। ठीक है, अब रेडियस जो है किसका? अल्फा पार्टिकल का। रेडियस अल्फा पार्टिकल का कितना होगा? ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास जो होता है इसका, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, आप 4he2 करके लिखते हो, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे चार्ज कितना होता है? चार्ज जो होता है वो 2e के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आप निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? 4, ये तो कट जाएगा, √mp अपॉन कितना आ जाएगा? E आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हो प्रोटॉन का और अल्फा का तो बराबर आ गया, प्रोटॉन का अल्फा का बराबर आ गया, और इलेक्ट्रॉन का ऐसा आ रहा है। mp बड़ा होता है कि me बड़ा होता है? mp बड़ा होता है, तो प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा बड़ा होगा, तो प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा। ठीक है, और अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर बी वाला करेक्ट होगा। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A particle of charge q, mass m, is moving with a velocity -vi cap towards a large screen placed in the yz plane at distance d. If there is a magnetic field b equal to b naught, then minimum value v for which the particle will not hit the screen। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो चल रहा था इतनी वेलोसिटी से, मतलब ऐसे कुछ आ रहा था, और लार्ज स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द yz प्लेन एट डिस्टेंस d। ठीक है, चलो तो बना लेते हैं इसको। यहाँ पे एक स्क्रीन है। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये चल रहा था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताओ? v थी, -i cap at a distance d। If there is a magnetic field b equal to b naught k, then find out minimum value v for which the particle will not hit the screen। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इस टाइप से k कैप मतलब बाहर की तरफ है, ऐसा कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ है। ठीक है, तो v इधर था और b कहाँ था? बाहर की तरफ था, b बाहर की तरफ था, तो इसको फोर्स ऊपर की तरफ लेगी। तो आप देखोगे जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ऐसा था। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर होगा तो इस टाइप से क्या कर जाएगा? डिविएट कर जाएगा, है ना, इस टाइप से करते 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 ये क्या हो जाएगा? डिविएट कर जाएगा। अरे समझ में, इस टाइप से डिविएट कर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से डिविएट कर जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो इसने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। ठीक है, अब इसको हिट नहीं करना है। ठीक है, अगर इसको हिट नहीं करना है तो आप देखोगे यार ये जो है ये इसका रेडियस होगा, है ना, और ये यहाँ से इसका जो रेडियस होगा, इसका जो सेंटर होगा वो ठीक यहाँ पे होगा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा ये होगा पूरा। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी थी? d थी, d पूरी यहाँ से यहाँ तक है, और ये रेडियस है। तो आप बोलोगे d बड़ा है कि r बड़ा है? d बड़ा है, तो आप बोलोगे d जो है इज ग्रेटर देन r, या r इज लेस देन d। r की वैल्यू क्या होती है? mv/qb। तो mv/q b नॉट इज लेस देन d, तो b नॉट इज लेस देन q b नॉट d अपॉन नीचे कितना आ गया? m, ऐसा आ गया। तो ये जो वेलोसिटी है लेस देन q b नॉट d अपॉन m होनी चाहिए, तो q b नॉट d अपॉन m। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला एंड अ प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विद वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक प्रोटॉन है जो ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, इफ द प्रोटॉन कंप्लीट्स 10 रेवोल्यूशंस बाय द टाइम इट कंप्लीट क्रॉसेस द रीजन। आप ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी थी। ठीक है, अगर आप देखो तो इसकी जो वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इसकी होगी v cos 60, इसका कॉम्पोनेंट एक इधर होगा। ठीक है, ये v cos 60 होगा। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ भी होगा v sin 60।
आप देख सकते हो इसकी जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉस और एक साइन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है। तो कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ हो कि वेलोसिटी जो हो, वेलोसिटी और बी के बीच में वेलोसिटी ऐसी थी और बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं, एक पैरेलल वाला, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल वाला, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला, हम कंपोनेंट लेते हैं और इस टाइप का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिक्स करेगा ये ऐसे, हेलिक्स करते 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 कहाँ जाएगा, आगे चलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ रीजन था, है ना, इसमें हेलिक्स करते करते आगे चलेगा, ऐसे घूमते घूमते आगे चलेगा। ये कह रहा है कि ये 10 रेवोल्यूशन कर लेता है ना, एल लेंथ में इसके 10 रेवोल्यूशन हो जाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पिच। तो आप बोल सकते हो कि इसने 10 रेवोल्यूशन कर लिए, तो जो लेंथ एल है ये 10 टाइम्स ऑफ पिच हो जाएगी। जो इसकी लेंथ एल है वो क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ऑफ पिच हो जाएगी, है ना। और पिच कैसे निकालते हैं, पिच का फॉर्मूला होता है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। कौन सी वेलोसिटी लेनी है, पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ v पैरेलल। v पैरेलल कितना था बताओ, v cos 60 था, तो बन जाएगा v cos 60 इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो, 2 पाई m बाई क्यू बी होता है। तो कितना होता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 cos 60। यहां कितना आ जाएगा, 2 पाई m। m की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। चार्ज कितना था, प्रोटॉन है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 0.3 टेस्ला, तो 0.3 टेस्ला हो गया। इसको तो कैंसिल कर दो, ठीक है, ये और ये कैंसिल कर दो। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ की वैल्यू हो गई 40 इंटू 10 की पावर 5, 40 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 27, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 40 अपॉन 0.3, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप, पावर बनेगी 10 की पावर माइनस 22 और यहाँ बनेगी 10 की पावर माइनस 3, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको मीटर में ही देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन 3, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो आंसर आपका यही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 400 जो है, 400 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है खुद क्लोज टू, और क्लोज टू जब लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। तो मेरा आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बच्चों ये। इसने बोला कि यहाँ पे एक वायर है, इस टाइप से एक वायर रखी हुई है ना। अब हमने क्या किया, इस वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे लिखा है इट इज पुट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये स्ट्रेच हो गया, है ना, हर तरफ से स्ट्रेच हो गया, और यहाँ पे रस्सी में टेंशन आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, और इस सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और इस शेप ऑफ सर्कल, द टेंशन इन द वायर, मतलब आपको इस रस्सी में टेंशन बतानी है। चलो तो करें, इसको करते हैं। तो इस टाइप से आपका एक सर्कल बन जाएगा जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। आप बोलोगे सर सर्कल क्यों बनेगा, ठीक है, इसमें सर्कल इसलिए बनेगा क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगी, है ना। कितनी फोर्स लगेगी, आप ये मान लो कि इस लूप में करंट कितना बह रहा है, आई बह रहा है ना। तो इसमें करंट कितना बह रहा है, आई बह रहा है, इस टाइप से करंट बह रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो कहाँ थी, क्रॉस थी, क्रॉस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई एल क्रॉस बी करके, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आई एल क्रॉस बी। तो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, यहाँ पे ऐसे, मैं इसको यहाँ साइड में बनाऊंगा, देखो, अगर आप ये एलिमेंट लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट लो तो इसमें करंट कितना बह रहा होगा, इसमें करंट आई बह रहा होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी डीएल। तो इसमें फोर्स लग जाएगी, कितनी फोर्स लग जाएगी बताओ, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल इंटू कितना हो गया बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। कितनी फोर्स लगेगी, आई डी एल इंटू बी, ठीक है। ये फोर्स कहाँ लग जाएगी, करंट इधर था, करंट एलिमेंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड थी, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और टेंशन आ जाएगी। टेंशन ऐसी होगी कि नहीं बताओ, टेंशन ऐसे और ऐसे होगी, है ना। अगर आप क्या करो, आप देखो यहाँ पे एक ये जो एंगल है, इस पूरे को अगर आप थीटा या डी थीटा ले लो, ये पूरा जो एंगल है इस पूरे को आप मान लो डी थीटा, तो आधा एंगल कितना होगा डी थीटा बाय 2 और आधा कितना होगा डी थीटा बाय 2। अब बोलोगे सर डी थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बेटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्ट है, तो इसको हम बड़ा करके बना रहे हैं, तो एंगल भी बहुत छोटा सबटेंड करेगा यहाँ पे सेंटर पे। तो जो एंगल होगा
बहुत छोटा होगा इसलिए उसको डी थीटा ले रहे हैं, तो ये वाला डी थीटा बाय 2 डी थीटा बाय 2 हो गया। ठीक है, अगर आप देखो ये डी थीटा बाय 2 हो गया और ये वाला भी कितना होगा बताओ, डी थीटा बाय 2। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, 90 माइनस डी थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, डी थीटा बाय 2। ठीक है, तो टेंशन का देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और सिमिलरली इधर आएगा ये वाला, और एक नीचे की तरफ आएगा। ये फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, इसको है ना इलोंगेट करना चाह रही है, इसका रेडियस बढ़ाना चाह रही है ना। तो इसको बचाने के लिए, ताकि ये बाहर की तरफ ना जाए, तो टेंशन इसको सपोर्ट करेगी। टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन डी थीटा बाय 2 और टी साइन डी थीटा बाय 2 नीचे की तरफ, टी साइन डी थीटा बाय 2 टी साइन डी थीटा बाय 2, मतलब नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 2t साइन डी थीटा बाय 2। और मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है, तो कितना हो गया आई डी एल इंटू बी। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब एंगल बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हो साइन थीटा थीटा बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, डी थीटा बाय 2 डीएल। डीएल बेसिकली क्या थी, डीएल बेसिकली ये वाली लेंथ थी, ये वाली डीएल बेसिकली ये वाली लेंथ थी। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, इसको आप लिख सकते हो आर डी थीटा इंटू बी। डी थीटा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, आर बी आई, ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा याद करने में आसानी हो गई। टेंशन की वैल्यू हो गई आर बी आई, है ना, ऐसा हो गया। लेकिन आंसर में तो एल दे रखा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यार ये जो पूरी जो वायर थी इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी पूरी लेंथ मिला के कितनी थी, एल थी। अब ये सर्कल बन गया तो एल को लिख सकते हो इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, एल अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन 2 पाई। तो आर को लिख सकते हो आप एल अपॉन 2 पाई, तो बन जाएगा एल अपॉन 2 पाई इंटू बी इंटू आई, तो बन जाएगा आई बी एल अपॉन 2 पाई, ऐसा बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई बी एल अपॉन 2 पाई। चलो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिजिड स्क्वायर, है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है, रिजिड स्क्वायर लूप है, साइड ए इज कैरिंग करंट is lying in a horizontal surface and a long current carrying wire carrying current I1 in the same plane as shown. The net force on the loop due to the wire. तो ये जो करंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, इसमें करंट कितना बह रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा I1 बह रहा है, और ये लूप है, इसमें करंट कितना बह रहा है, I2 बह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस वायर के कारण इस लूप पे कितनी फोर्स लग रही होगी, ये आपको बताना है। तो नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो करके देखते हैं। ये कितना हो गया I1। ठीक है, यहां पे आपका स्क्वायर लूप था। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, a थी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस a थी और ये भी कितनी थी, a थी। ठीक है, चलो अब यहां पे भी करंट ऐसे बह रहा है, कितना बह रहा है, I2 बह रहा है। ये करंट कितना हो गया, I2 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 और I2, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो वायर है, इस वायर में करंट कितना था, I था। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, देखो यहाँ पे लो और जस्ट इसके नीचे लो, सेम दूरी पे लेना, जितनी दूरी यहाँ पे थी उतनी दूरी यहाँ पे लेना, तो आप देखोगे भाई इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, करंट ऐसे बह रहा है और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगी, है ना, इसकी वजह से आप जब हाथ को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आई इधर है ना, आइडियल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जब आप इस पर फोर्स देखोगे तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, डीएफ। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट पे देखो, करंट एलिमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो आई इंटू डीएल। आप देखोगे यार इस पे जो फोर्स आ रही है ऊपर की तरफ आ रही है। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, आप देखोगे ऊपर और नीचे, अगर आप देखोगे तो इस पे फोर्स लगेगी, ऊपर वाले पे नीचे लगेगी और नीचे वाले पे ऊपर लगेगी। तो आप देखोगे ये वाली जो साइड्स है, ये वाली जो वायर के परपेंडिकुलर है, इन पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पे नीचे लग रही है और है ना, उस पे ऊपर लग रही है। तो आप बोलोगे इन दोनों पे मिला के फोर्स 0 है, तो इन दोनों को मत देखो, आप इसको और इसको देखो। अब यहां आप कंसेप्ट लगा सकते हो, अगर आपको याद हो कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, चाहो तो निकाल के भी बता दें, और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्जन होगा। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम उसको डायरेक्ट लगाएं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, क्या होता था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ, ऐसे पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो इन दोनों में बेसिकली क्या होगा, रिपल्जन होगा, और इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसकी दूरी कम थी, इसकी दूरी कम थी, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डी नीचे आता है डिस्टेंस,
तो यहाँ फील्ड जो होगी यहाँ ज्यादा होगी, ज्यादा ताकतवर होगी, यहाँ कमजोर होगी, तो आप बोलोगे इस पे कम फोर्स लगेगी, इस पे ज्यादा लगेगी। और इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में रिपल्जन हो रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे पैरेलल करंट्स ये अट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ, लेकिन फोर्स कम है, लेकिन ये रिपेल कर रहे थे, ये दोनों रिपेल कर रहे थे, तो ओवरऑल रिपल्जन होगा, क्योंकि इस पे फोर्स ज्यादा लग रही है, इस पे कम लग रही है। तो आप बोलोगे रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, मतलब आंसर ए और सी में से ही होगा। कितना होगा आप निकाल लो, इन दोनों वायर्स में फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, कितनी फोर्स होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। डी की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितना था, ए था, है ना, 2 पाई डी, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ भी ए है, ये माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब यहां की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, ए और ए क्या हो गया कैंसिल, ए और ए क्या हो गया कैंसिल, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 पाई, ये आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, ये ऐसे आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दो वायर्स हैं इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इनके बीच का डिस्टेंस x नॉट है। अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद स्पीड u बिटवीन द प्लेट्स, कोई पॉइंट चार्ज है जो u स्पीड से चल रहा है, is at a distance of x1 from one of the wires. When these wires carry currents of magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the path is r1. If they carry current in opposite direction, the radius of curvature of the path is r2. If x naught by x1 equal to 3, ठीक है, if x naught by x1 equal to 3, then find out the value of r1 by r2. ठीक है, मतलब x1 की वैल्यू बेसिकली क्या है, x1 की वैल्यू x naught by 3 है, x naught by 3। ठीक है, चलो तो करके देखते हैं। देखो, ये दो वायर्स है, इन दोनों वायर्स में मान लो करंट कितना था, I था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, इन दोनों के बीच की दूरी थी x नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, x नॉट हो गई। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था जो u स्पीड से चल रहा था, u स्पीड से चल रहा था। ठीक है, और इसकी जो दूरी थी किसी एक वायर से कितनी थी, x1 थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, मान लो, तो मान लो ये वाली जो दूरी थी ये कितनी थी, x नॉट बाय 3। ठीक है, तो दूसरी वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, टोटल x नॉट थी, तो आप बोलोगे टोटल x नॉट थी, x नॉट बाय 3 थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2x नॉट बाय 3, ये 2x नॉट बाय 3 हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर आएगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर आएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, है ना, आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू एक्स नॉट बाय 3 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 2x नॉट बाय 3, ऐसा हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आ रहेगा 2 पाई एक्स नॉट, यह बन जाएगा 3 माइनस ऑफ 3/2, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो आपके पास 3/2 आ जाएगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आएगा, ये 3/2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई। अब इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, है ना, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb करके होता है। ठीक है, तो मास इसका m हो गया, चार्ज इसका मास इसका m हो गया, स्पीड इसकी u हो गई, चार्ज इसका q ले लो, और b जो थी वो कितनी आ रही थी, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स नॉट, ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो r1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, r1 की वैल्यू होती है mu इंटू 4 पाई एक्स नॉट अपॉन नीचे कितना आएगा 3q म्यू नॉट आई, ऐसा कुछ हो गया, ये r1 आ गया। ठीक है, अब अगला देखें, अगला इसने बोला कि जो करंट्स हैं, करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, है ना, मतलब एक में करंट नीचे जा रहा था। आप देख सकते हो यहां से दूरी कितनी थी, x नॉट बाय 3, और यहां से कितनी हो जाएगी बताओ, 2x नॉट बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की अंदर आएगी, ठीक है, अंदर आएगी, और इसकी वजह से भी अंदर आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ आएगा x नॉट बाय 3, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ कितना आएगा 2 पाई इंटू 2x नॉट बाय 3। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कितना हो गया x नॉट, ये आपने बाहर निकाल दिया कॉमन, यहाँ कितना बन गया 3 + 3/2, वहाँ 3 - 3/2 का बन रहा था, वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ 3 + 3/2 बनेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये बन जाएगा 9, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ
या 9/2 हो जाएगा, या 9/2 हो गया, ठीक है। चलो, तो आप जब इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, mv अपॉन qb, और b की वैल्यू ये लिखोगे आप, कितनी लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 9 म्यू नॉट आई, है ना, 9 म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना आएगा, 4 पाई एक्स नॉट। तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। ये R2 आ गया और ये R1 आ गया, R1 R2 आ गया। आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, कौन सा रेशियो चाहिए, R1 और R2 का। तो R1 R2 का जब आप रेशियो निकालेंगे, R1 R2 का जब रेशियो निकालेंगे तो इस टाइप से कुछ आएगा, देख सकते हो। R1 में कितना आ रहा था, 4 पाई, या नीचे 3 आ रहा था और या 9 आ रहा था। तो जब आप रेशियो लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 9 आ रहा था और वहाँ 3 आ रहा था, बाकी सब सेम था। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बच्चों चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, करंट और मैग्नेटिज्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।